स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अब तो डेट भी काफ़ी मे बी सितंबर तक ही एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-अच्छे वीडियो बनवा सकूँ। और मैं इसके बाद कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 8 है ना? उसकी प्रिपरेशन करवाऊँ। तो आप लोगों का काम इतना है कि बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है ना? तो आप एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 120 मिनट पहले पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, देन उसके बाद वो करना पड़ता है। तो आप लोग ना इसको थोड़ा-सा ना कोई वो मज़ाक ऐसा मत समझिए कि मतलब इसमें मेहनत नहीं लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है तब जाके एक एक वीडियो तैयार हो पाता है ना? तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग भी क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है ना? तो दोस्तों शुरू करें? शुरू करते हैं फिर। आज पढ़ेंगे हम निर्णय निर्माण, ठीक है ना? दोस्तों अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना? ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इस पे दिमाग लगाना है और पढ़ना है, ठीक है? मैं तो पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपके ऊपर है, ठीक है? और मैं इतने बढ़िया तरीके से और इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना? तो आप ये मत सोचिए कि फ्री की क्लासें हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे सही से नहीं पढ़ाया जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। फ्री की क्लासें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ेंगे हम निर्णय निर्माण कि निर्णय का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना? तो साथियों निर्णय निर्माण का अर्थ पहले समझ लेते हैं। तमाम विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना, ठीक है ना? क्या एक विकल्प का चुनाव करना। जैसे कि आप हो, आपने एमए कर रखी है, तो आपके पास तो कई सारे विकल्प हैं। आप बीएड कर सकते हो, आप एमफिल कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप नेट का एग्ज़ाम देके प्रोफ़ेसर के लिए तैयार हो सकते हो या आईएएस, पीएस वगैरह इस तरह का। तो आपके पास क्या है, बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है ना? आपके पास क्या है, बहुत सारे विकल्प हैं और उन्हीं किसी एक विकल्प में से एक विकल्प का चुनाव आप करेंगे तो वो क्या होगा, आपने निर्णय का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया? निर्णय का निर्माण कर लिया, ठीक है ना? अब क्या है कि भाई अब चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, निर्णय की प्रक्रिया मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीक है, ठीक है ना? क्या चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीक है, ये चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं। और चेस्टर बर्नार्ड ही थे जिन्होंने इसका पहला व्यापक विश्लेषण किया था। इन्होंने किया था, चेस्टर बर्नार्ड ने पहला व्यापक विश्लेषण दिया था। तो क्वेश्चन सीधे आएगा कि सबसे पहला व्यापक विश्लेषण किसने दिया? तो आपको याद रखना है वो दिया चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है ना? ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक कौन है? वो हर्बर्ट साइमन है। ये बात याद रखना कि हर्बर्ट साइमन जो है इसके सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक हैं, ठीक है ना? उन्होंने निर्णय निर्माण की परिभाषा क्या दी है? कार्रवाइयों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में दिए। मतलब जो जितने भी आपके पास विकल्प हैं उसमें से जो सबसे बढ़िया अच्छा तार्किक विकल्प है ना, उसको चुन लो, वही क्या है, वो निर्णय निर्माण है। ऐसा किसने कहा? हर्बर्ट साइमन ने कहा, ठीक है ना? आपको दो बातें याद रखनी है कि सबसे पहला व्यापक विश्लेषण किसने किया? चेस्टर बर्नार्ड ने किया। और हर्बर्ट साइमन थे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक थे, ठीक है ना? तो मतलब निर्णय विचार जो है वो हर्बर्ट साइमन के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, ठीक है ना? पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइमन के अनुसार साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण पूरे संगठन में व्याप्त होता है। मतलब साइमन क्या कहते हैं, जो निर्णय निर्माण है ना, ये पूरे संगठन में होता है। क्या होता है? पूरे संगठन में होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है किसी एक या दो आदमी के पास हो, सबके पास होगा। यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। अब ये एक संगठन है, ठीक है ना? ये उच्च स्तर है, उच्च स्तर है, ठीक है ना? उच्च स्तर के अधिकारी होंगे यहाँ पे और यहाँ पे निम्न स्तर के अधिकारी होंगे, निम्न स्तर के, ठीक है ना? निम्न स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है ना? तो क्या है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सब हर कोई निर्णय लेता है, यहाँ से लेके हर कोई हर सत्रों पर निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने संगठन को निर्णय निर्माण की एक संरचना के रूप में देखा, ठीक है ना? उन्होंने प्रशासन और निर्माण के बीच समानताएं बताई, ठीक है ना? क्या प्रशासन और निर्माण की भी समानताएं बताई, क्योंकि प्रशासन का हर पहलू निर्णय निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना? क्या प्रशासन जो होता है उसका प्रशासन में होता है क्या? निर्णय तो लिए जाते हैं, ठीक है ना? क्या किए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है? उन्होंने गौर किया कि निर्णय निर्माण फेओल द्वारा पीओसीसी को समेटता है
और गुलिक द्वारा पोस्ट कोर्प के रूप में वर्णित, ठीक है ना। ये सारा मैंने आपको बता रखा है के रूप में सभी प्रशासनिक कार्यों को समेटने वाली व्यापक गतिविधि है, ठीक है ना। कि मतलब इसके अंदर जितने भी कार्य आते हैं वो सारे क्या आते हैं, आपके निर्णय निर्माण के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पीओसीसी जो है और आपका पोस्ट कोर्प जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये साइमन हो है कौन, साइमन कौन है, ये साइमन वही हैं जिन्होंने आपका लोक प्रशासन के तीसरे चरण में, जिससे कहा था आपका सिद्धांतों को की चुनौती का जो युग था उसमें इन्होंने चुनौती दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि भाई आपके जो क्या बोलते हैं ये विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो आपने जो सिद्धांत दिए हैं संगठन के, वो सिद्धांत क्या है, वो एक दूसरे को काटते हैं। कोई कहता है कि भाई निर्देशों में एकता होनी चाहिए, और कोई क्या कहता है निर्देशों में अनेक बहुलता होनी चाहिए, मतलब निर्देश देने वाले कई व्यक्ति होने चाहिए और एक तरफ आप कह रहे हो कि निर्देश देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सिद्धांत कैसे हो गए, ये वही साइमन है, ठीक है ना, वही हर्बर्ट साइमन है, ठीक है। तो साइमन कहते हैं कि सिद्धांत विकसित कर लेने से पहले किसी भी विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, किसी सिद्धांत विकसित करने से पहले किसी भी विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए। निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। क्या होता है निर्णय निर्माण, क्योंकि दोस्तों जो प्रशासन होगा ना उसको निर्णय तो लेने पड़ेंगे, निर्णय बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, प्रशासन को आपको क्या करना है, निर्णय का निर्माण करना पड़ेगा, निर्णय बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रशासनिक विज्ञान अन्य किसी भी विज्ञान की तरह शुद्ध रूप से तथ्यात्मक कथनों से सारोकार रखता है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान के अध्ययन में नैतिक तत्वों का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखना कि हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि विज्ञान के अध्ययन में नैतिक तत्वों का कोई स्थान नहीं है, तो कौन कहता है, ये साइमन कहते हैं, ठीक है ना। अब संक्षेप में साइमन ने प्रशासन की अवधारणा के दो मूलभूत तत्व बनाए हैं। क्लासिकीय चिंतकों के सिद्धांत उपागम के विफल के रूप में निर्णय निर्माण पर, इन्होंने क्या किया है कि निर्णय निर्माण पर जोर दिया है। पहला याद रख लो आप, निर्णय निर्माण पर जोर दिया है, ठीक है ना। और प्रशासन के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम के विपरीत अनुभव उपागम की वकालत की है। किसकी की है, अनुभव उपागम की वकालत की। तो आप ये बात रखना, ये क्या बोलते हैं, उन्होंने निर्णय निर्माण पर जोर दिया है और दूसरा अनुभव उपागम की वकालत की है, ठीक है। साइमन ने निर्णय निर्माण के दो आधार बताए हैं, तथ्यात्मक, एक पहला तथ्यात्मक, बात याद रखना बहुत अच्छी तरह से। दूसरा मूल्यात्मक, क्या दूसरा आधार क्या है, मूल्यात्मक है, ठीक है ना। और तथ्यात्मक है, किसी तथ्यात्मक आधार को देखें और मापे जा सकने वाले साधनों से सिद्ध किया जा सकता है। भाई तथ्यात्मक आधार जो क्या है, उसे क्या, उसे देखा जा सकता है और मापे जा सकने वाले जो साधन हैं उनसे सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात इसकी वैधता की जांच अनुभाविक रूप से की जा सकती है, मतलब अनुभव के आधार पर इसकी जांच की जा सकती है। दूसरी और मूल्य आधार को अनुभाविक रूप से नहीं आंका जा सकता। क्या, मूल्य को भाई अनुभाविक आधार पर नहीं आंका जा सकता, यानी इससे मात्र व्यक्तिनिष्ठ रूप से ही वैध माना जा सकता है। साइमन के अनुसार मूल्य आधारों का सारोकार कार्रवाई के लक्ष्यों के चुनाव से होता है, ठीक है। क्या होता है, मूल्य आधारों का सारोकार, एक मिनट होल्ड करो। तो क्या है, साइमन के अनुसार मूल्य आधारों का सारोकार कार्रवाई के लक्ष्यों के चुनाव से होता है, ठीक है। क्या होता है, लक्ष्यों के चुनाव से होता है, ठीक है ना। क्या, लक्ष्यों का चुनाव करना है, जबकि तथ्यात्मक आधारों का संबंध किससे है, कार्रवाई के माध्यमों का चुनाव। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि भाई जो आपका ये है आपका साइमन के अनुसार मूल्य आधारों का सारोकार किससे है, लक्ष्यों के चुनाव। कि भाई मूल्य के आधारों का सारोकार किससे है, कि हमें लक्ष्य का चुनाव करना है। क्या करना है, लक्ष्य का चुनाव करना है, ठीक है। और तथ्यात्मक आधारों का संबंध किससे है, कार्रवाई के माध्यमों का चुनाव। कि मतलब भाई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए कौन सा माध्यम चुना जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जहां तक निर्णय अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर ले जाते हैं, क्या है कि उन्होंने कहा कि जहां तक निर्णय अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। क्या, निर्णय अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर ले जाते हैं, उन्हें मूल्य निर्णय कहा जाता है। क्या कहता है, मूल्य निर्णय।
अब सीधी सी बात है, मूल्य निर्णय क्या है? तो भाई जो अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, जब क्या वो निर्णय जो अंतिम लक्ष्यों के चुनाव की ओर लेके जाते हैं, कि मतलब भाई कोई प्रशासन है तो उसका क्या होगा, कोई अंतिम लक्ष्य होगा, ठीक है ना, तो उसकी ओर जो निर्णय लेके जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे मूल्य निर्णय कहा जाएगा, ठीक है ना, उसे मूल्य निर्णय कहा जाएगा। जहां तक एक निर्णय ऐसी लक्ष्यों को पूरा करने में शामिल करते हैं उन्हें तथ्यात्मक, और इन लक्ष्यों को जो अंतिम लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए, है ना, ऐसे लक्ष्यों को लागू करने में जो शामिल होंगे ना, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा तथ्यात्मक निर्णय कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो बात याद रखना। साइमन ने निर्णय निर्माण के 3 चरण बताए हैं दोस्तों, इसको याद रख लेना, बहुत है। आसूचना गतिविधि, क्या हो गया, आसूचना गतिविधि, ठीक है ना। तो साइमन ने निर्णय निर्माण के प्रथम चरण को आसूचना गतिविधि कहा है, ठीक है। इसमें निर्णय लेने के अवसरों की खोज शामिल है, क्या है, निर्णय लेने के अवसरों की खोज शामिल है, कि भाई वो अवसर ढूंढे जाते हैं जो निर्णय लेने हैं, ठीक है ना, निर्णय लेने के लिए जो अवसर है ना वो उनकी खोज की जाती है। साइमन के अनुसार कार्यपालिका है, कार्यपालिका आप समझ प्रशासन, प्रशासन से ही समझ सकते हो, कार्यपालिका हमारे यहाँ पे कौन है, ठीक है ना, आपका मंत्री, जो मंत्रिमंडल है उसमें लोग हैं जो कार्यपालिका में आ जाते हैं। अपने समय का एक बड़ा हिस्सा नए कामों की मांग करती हुई नई स्थितियों की पहचान करने के लिए आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के सर्वेक्षण में लगाती है। अब कार्यपालिकाएं क्या करती हैं, मंत्रिमंडल क्या करता है कि वो ढूंढता रहता है कि भाई ज़्यादातर टाइम अपना किस में लगा देता है, पहचान करने में लगा देता है कि भाई समाज के कि उस समाज में जाके सर्वेक्षण करता है कि भाई यहाँ पे हमें क्या निर्णय लेना है, हमें हमें क्या करना है, हमें क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, हमें क्या करना है, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे बैठ के कुछ नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सारे काम करते रहते हैं, वो अपने बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में लगा देते हैं कि भाई की मांग क्या है, ठीक है ना, कौन सी मांग है, ठीक है ना। तो इन सब कामों की वो क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों में, इस सब चीज़ों के लिए सर्वेक्षण करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अवसरों की खोज करते हैं कि भाई कौन सा कौन सा काम किया जाए, कौन से ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं। फिर उसके बाद डिजाइन विधि विधि आ जाएगा, ये दूसरा है डिजाइन विधि। इसे निर्णय निर्माण का दूसरा चरण कहा जाता है, इसे डिजाइन चरण भी कहते हैं। इस चरण में कार्रवाई के संभव रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है, कि भाई अब ये है कि भाई अगर हमने कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई अवसर हमें मिला है, ठीक है, सपोज करो कि हमें किसी जिला के अंदर में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, वहाँ पे कई सारे वहाँ पे शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिजाइन निर्माण करेंगे, ठीक है ना, डिजाइन निर्माण करेंगे कि हम भाई प्राइमरी तक के इस तरह से स्कूल बनाएंगे। फिर हम क्या बोलते हैं, आपका मीडिएट, इंटरमीडिएट, मीडिएट तक इतने स्कूल्स बना देंगे, और हम इतने कॉलेज बड़ा बना देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इतने कॉलेज बना। तो ये क्या करेंगे, हम फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे और एक डिजाइन तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं कि डिजाइन भाई इस तरह से काम होगा, ऐसे काम होगा, इतने किलोमीटर पे स्कूल होगा, इतने किलोमीटर पे आपका माध्यमिक स्कूल होगा, और इतने किलोमीटर पे आपका क्या बोलते हैं, आपका वो होगा, आपका कॉलेज होगा, या इतनी जनसंख्या के ऊपर इतने स्कूल दे देंगे हम। ये सब आपका क्या हो गया, डिजाइन निर्माण करना हो गया, ठीक है ना। अर्थात कार्रवाई के वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जाती है, भाई क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे हमने बताया ना, जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलें या दूरी के आधार पर स्कूल खोलें, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, इस चरण में साइमन मानते हैं कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगियों के साथ जहां निर्णय की जरूरत है वहां की स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई के संभव रास्तों के आविष्कार, आकार, निर्धारण, विकास प्रयास में अपना समय खर्च कर देती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही उन्होंने कही है कि भाई इसमें क्या होता है कि अब भाई क्या होता है कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगियों के साथ जहां तक निर्णय की जरूरत है वहां की स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई के जो भी संभव रास्ते हैं, रास्तों के आविष्कार, मतलब वो रास्तों का आविष्कार करना है, कोई नया रास्ता बनाना है, ठीक है, कि भाई इस बजट में नहीं करना है, अगले बजट में हम करेंगे, या सरकार से अलग से अनुदान मांग लिया, ये भी तो निर्णय है ना, कि भाई या तो हम क्या बोलते हैं टैक्स बढ़ा देते हैं, या क्या बोलते हैं हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन होगा हम उसमें से ही इन सब चीज़ों को करेंगे, या फिर हम गवर्नमेंट से पैसा अनुदान ले लेते हैं, या फिर हम उधार ले लेते हैं किसी से, ठीक है ना, क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं, ये सारे रास्ते हैं ये, ठीक है ना, इसका निर्माण करना हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर में। फिर चुनाव गतिविधि, मतलब सिलेक्शन करना, चुनाव करना है, ठीक है ना। इसमें साइमन ने निर्णय निर्माण के आखिरी चरण में चुनाव गतिविधि का है, चुनाव गतिविधि का है, दिए गए विकल्पों में से कार्रवाई का एक विशेष रास्ता चुनना शामिल है, मतलब एक खास रास्ता चुनेंगे जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना।
साइमन की राय में एक समस्या से निपटने के लिए अपने परिणामों के लिए विकसित और उन्हें निश्चित वैकल्पिक कार्रवाइयों के बीच में चुनाव कार्यपालिका को समय का एक छोटा सा हिस्सा। अब भाई देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है, ठीक है ना? और क्या किया है इन्होंने, इन्होंने आपका किया क्या है कि भई सूचना भी प्राप्त कर ली है कि भई क्या बोलते हैं, उन निर्णय लेने के अवसरों की खोज कर ली है और आपका क्या बोलते हैं डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब इनको क्या करना है कि सिर्फ़ चुनाव करना है। तो ये जो है ये इसमें कार्यपालिका का बहुत छोटा-सा हिस्सा। अब क्या है कि भई विशेषज्ञों की टीम ने कार्यपालिका को बता दिया या एक मंत्री को बता दिया कि सर ऐसे-ऐसे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है? हम 10 स्कूल बनाएँगे, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इस साल सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स बना देते हैं, ठीक है? अगले साल हम सेकेंडरी स्कूल बना देंगे और उसके बाद तीसरे साल में हम कॉलेज बना देंगे। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि सर दो प्राइमरी स्कूल बना देते हैं, आपका माध्यमिक स्कूल बना देते हैं और दो आपका कॉलेज बना देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पैसे का ये है कि सर या तो हम पहले पैसा आ जाएगा हमारे पास, टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, हम उससे काम कर लेंगे, या फिर हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मांग सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी से कर्जा ले लेते हैं, ठीक है ना, लोन ले लेते हैं और फिर जब हम बना लेंगे हमारे पास जब पैसा आएगा तो दे देंगे। तो अब क्या है इनमें से क्या करना है कि कार्यपालिका को कोई एक छोटा सा समय लगना है और उसमें क्या करना है कि चुनाव करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। साइमन के अनुसार ये 3 चरण जॉन डेवी द्वारा व्याख्यायित समस्या समाधान के 3 चरणों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। तो ये देख लेना समस्या क्या है, विकल्प उसके क्या-क्या मौजूद हैं, कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। तो ये किसने दिया है, ये याद रखना जॉन डेवी ने दिया है। ठीक है ना? ये 3 किसने कहा कि समस्या क्या है, विकल्प उसके लिए क्या-क्या है और कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है। समस्या क्या है, समस्या के विकल्प क्या हैं और कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने दिया, जॉन डेवी ने दिया। तो ये किससे मिलता-जुलता है आपका साइमन और जॉन डेवी का मिलता-जुलता है। ठीक है ना? याद रखना कहीं ये आए ये किसने दिया है तो साइमन पे मत टिक लगा देना, साइमन का अलग है इसका अलग है बस, लेकिन मिलता जुलता है दोनों का। अब निर्णय का वर्गीकरण, तो कई सारे विद्वानों ने निर्णय का वर्णन किया है, एक है नियोजित और है एक अनियोजित। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नियोजित निर्णय उस सीमा तक नियोजित होते हैं जिस सीमा तक वे दोहरावपूर्ण और नियमित होते हैं। कि मतलब अगर नियमित है, नियोजित है कि मतलब भाई कोई अगर नियोजित निर्णय है तो हम उसको बार बार कर सकते हैं, ठीक है, उसमें दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या बोलते हैं बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं नेट का एग्जाम है, वो नियोजित है ना, क्या है, नेट का एग्जाम नियोजित है, वो उसी तरीके से होता रहता है जिस तरीके से होते आ रहा है। तो क्या होगा, इसको अगले साल फिर दोहरा दिया जाएगा, अगले साल फिर दोहरा दिया जाएगा, अगले साल फिर दोहरा दिया जाएगा। क्या है, ये नियमित है, नियमित हर साल होता रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये नियोजित निर्णय कहलाएगा। क्या है, ये नियोजित निर्णय होगा, क्यों, क्योंकि इसको बार बार दोहराया जा सकता है और ये नियमित है, मतलब निश्चित रूप से होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, अनियोजित निर्णय। अनियोजित निर्णय क्या है, उस सीमा तक अनियोजित निर्णय होते हैं जिस सीमा तक पूरे नए और संरचनाबद्ध और परिणात्मक होते हैं। अब ये क्या होगा कि जो कोई नया निर्णय ले लिया जाएगा ना, ठीक है ना, क्या होगा, नया निर्णय ले लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अनियोजित कहलाएगा, क्योंकि वो पहले से नियोजित नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि भाई कोई समस्या आ जाती है ना, तो कोई उसकी ना पद्धति होती नहीं है हमारे पास। अगर नियोजित होता तो होता। अब जैसे क्या बोलते हैं, इस समय कोरोना आ गया, तो कोरोना से निपटने के लिए जो निर्णय लिया गया वो क्या था, वो अनियोजित था दोस्तों। क्यों, क्योंकि पहले हमें इस समस्या के बारे में पता ही नहीं था कि भाई कोरोना जैसी बीमारी आती है तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो निर्णय लिया वो अनियोजित निर्णय लिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अचानक हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास कोई ऐसा निर्णय था नहीं, कोई ऐसी पद्धति थी नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अनियोजित कहते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, धुंधली होती है और जटिल होती है, कठिन होता है दोस्तों, ठीक है ना। धुंधली होता है, हमें नहीं पता कि ये निर्णय काम करेगा या नहीं करेगा। लॉकडाउन हमने लगाया, हमें नहीं पता था कि काम होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो और जटिल काम था ये, ठीक है। सांगठनिक है और व्यक्तिगत है, तो संगठन के द्वारा लिया जाएगा निर्णय और व्यक्तिगत तौर पर लिया जाएगा। ये किसने दिया, पीटर ड्रकर ने दिया। हेलो, हेलो, हाँ जी भैया जी, हाँ जी बोलो जी बोलो, हाँ बोलो। करेज नहीं मिलेगा, हाँ जी, ना ना, नहीं 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 नहीं, ग्रिल भी नहीं है, ग्रिल भी नहीं है, इस महीने आ जाएगा लेकिन अभी नहीं है, नहीं है नहीं है, ना। तो दोस्तों क्या हो गया कि ये किसने दिया, पीटर डकर ने दिया। तो ये याद रखना, संगठन और व्यक्तिगत।
सांगठनिक निर्णय किसी कार्यकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता अगर के द्वारा, कार्यकारी में क्या होता है दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। कार्यकारी में क्या होंगे, कई सारे लोग होंगे, और ये इनकी इनके इनके आधिकारिक क्षमता होती है, तो उसके द्वारा लिए जाते हैं ये, ठीक है ना। ठीक है। और ये क्या है कि क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत निर्णय जो है क्या है, उसमें क्या है कि निर्णय किसी कार्यकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता, इसमें आधिकारिक क्षमता है, इसमें व्यक्तिगत क्षमता है, याद रखना ये दोस्तों, ठीक है ना। एक मिनट में थोड़ा सा, तो क्या है, अपनी आधिकारिक क्षमता से लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, आपके सांगठनिक कहलाते हैं। और व्यक्तिगत क्षमता से जो लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। लेकिन दोनों किस में लिए जाते हैं, संगठन में ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। नीति नीति व कार्यचालन संबंधी, ठीक है, नीति निर्माण और कार्यचालन संबंधी, ठीक है ना। ये किसने दिया है भाई, ये इसने दिया है आपका साइमन ने दिया है, ठीक है। नीति निर्णय क्या है, ये निर्णय बुनियादी प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, और पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं, ये शीर्ष प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। तो ये बात रखना, शीर्ष प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। नीति निर्माण जो है, नीति निर्णय जो है आपका बुनियादी प्रकृति के होते हैं, बुनियाद होती है इसी पे पूरे संगठन की, और ये पूरे संगठन को प्रभावित करते हैं कि अगर कोई नीति निर्णय लिया गया है तो उससे पूरा संगठन प्रभावित होगा, ठीक है ना। और ये किससे लिया जाएगा, ये टॉप लेवल से लिया जाएगा, शीर्ष प्रबंध से लिया जाएगा, ठीक है ना। और कार्यचालन निर्णय क्या है, कार्यचालन संबंधी निर्णय का उद्देश्य क्या है, नीति निर्णय को लागू करने से होता है। कि भाई कोई अगर निर्णय, ये वाला जो निर्णय लिया गया है ना, इसको लागू करने के लिए जो वो किया जाएगा ना, तो उसको क्या जाएगा, कार्यचालन कहेंगे। ये निचले प्रबंधन संवर्गों द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। अब सपोज करो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो प्रबंधन है, ये कहता है कि भाई मुझे मुझे मैनेजर है, ये मैनेजर, ये अपने नीचे वाले अधिकारी कहता है मुझे भाई 1000 किलो का उत्पादन चाहिए, ठीक है ना, क्या उत्पादन चाहिए। ठीक है, तो ये किसने दिया, शीर्ष प्रबंधन ने ले लिया ये निर्णय कि भाई मुझे 1000 केजी का चाहिए। लेकिन ये कार्यचालन जो निर्णय है, इसको पूरा करने के लिए तो कुछ निर्णय लेंगे ना 1000 केजी को। तो क्या होगा कि भाई नीचे वाले लोग क्या हैं, जो नीचे वाले कर्मचारी है ना, कर्मचारी, वो क्या कहेंगे भाई आज 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे, घंटे काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये निचले प्रबंधक के द्वारा लिया गया, ठीक है ना, ये निचले प्रबंधक के द्वारा लिया गया है, ठीक है। और इसी को ही क्या कहेंगे, कार्यचालन निर्णय करेंगे, ठीक है ना, इसी से ही कार्य चलेगा, इसको कार्यचालन निर्णय कहेंगे, ठीक है ना। फिर ये एक्चुअली ये किसी ने दिया नहीं है, ये उनके ही आपके जो इसके समर्थक हैं आपके निर्णय निर्माण के, वही दिया है, इसे साइमन ने दिया है, सॉरी मेरे दिमाग से उतर गया था। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय क्या है भाई, व्यक्तिगत निर्णय क्या है और सामूहिक निर्णय के बारे में समझ लेते हैं। व्यक्तिगत निर्णय वो होते हैं जो संगठन में व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा जितने भी अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब कोई मैनेजर है वो कहता है कि भाई मैं करवाऊंगा क्या बोलते हैं 1000 केजी का उत्पादन, ठीक है। तो ये उसका क्या हुआ, उसने व्यक्तिगत तौर पे ये निर्णय ले लिया है और इसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनेगी। और समूह निर्णय वो होता है जो संगठन में प्रबंधकों के किसी समूह द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना, किसी समूह द्वारा लिया जाता है कि भाई समूह ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे कि इस महीने हम इतना उत्पादन अधिक करेंगे, 5% उत्पादन अधिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या पूरे समूह से लिया गया निर्णय है। तो इस परिणाम की सामूहिक जिम्मेदारी भी किसकी होगी, पूरे समूह की होगी, ठीक है ना। व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय, ठीक है ना। साइमन के निर्णय के प्रकार क्या है भाई, कार्यक्रमिक निर्णय, पहला क्या है, कार्यक्रमिक निर्णय क्या है दोस्तों, कार्यक्रमिक निर्णय, ऐसे निर्णय लेने के लिए अधिक बौद्धिकता की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे निर्णय दैनिक प्रकार के होते हैं, मतलब रोज लिए जाते हैं, संगठन में रोजमर्रा के कार्यों में लिए जाते हैं ये, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई अब क्या बोलते हैं क्या, बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं भाई, कारखाने में क्या बोलते हैं, सुबह 9 बजे अलार्म बजाना है कि भाई ड्यूटी का टाइम चालू हो गया है, सब आ जाते हैं हाजिरी लेना, आपका क्या बोलते हैं आपका अटेंडेंस लगाना, ठीक है। उसके बाद मशीन को चलाना, फिर मशीन को कब बंद करना है, फिर लंच का टाइम, फिर ये सारे जो इस तरह के निर्णय होते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनमें दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है, ये मतलब डेली बेस पे ये होते रहते हैं। और इस क्या बोलते हैं, ये रोजमर्रा के कार्यों में लिए जाते हैं। तो ये जो निर्णय लिए जाते हैं इसको कार्यक्रमिक निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्यक्रम के तहत लिए जाते हैं, आपका एक फिक्स कार्यक्रम है और उसी में आप ये निर्णय लेते रहते हो, ठीक है ना।
तो उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों अकार्यक्रमिक निर्णय। क्या है अकार्यक्रमिक निर्णय? ये क्या है दोस्तों? अकार्यक्रमिक निर्णय क्या है? वह निर्णय जो नई परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर अचानक लिए जाते हैं। क्या होते हैं? नई परिस्थिति के उत्पन्न हो जाते हैं। इस निर्णय को लेने में बौद्धिकता का प्रयोग करना पड़ता है। यह निर्णयकर्ता अपनी क्षमता का बोध कराता है। अब दोस्तों जैसे कि अचानक किसी कोरोना आ गया, तो बहुत सारे संगठनों को ये निर्णय लेना पड़ा और इसमें दिमाग का यूज करना पड़ा कि हम क्या करें कि भाई हमारे मजदूरों का घर बार भी चल जाए और हमारे ऊपर, संगठन के ऊपर पैसे का ज्यादा जोर ना पड़े। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया, ये 50% हम सैलरी आपको दे देंगे, अभी काम वाम नहीं चल रहा है, आप इससे अपना घर बार चलाओ, जब स्थिति सुधर जाएगी तो आप काम चालू कर देना। और कुछ लोगों को उन्होंने नौकरी से भी निकाला और कई लोगों को छुट्टी पे भेज दिया। तो ये क्या था? ये कार्यक्रमिक निर्णय था। ठीक है ना? इसमें दिमाग का यूज करना पड़ा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बार बार नहीं आती है। अचानक संगठन के सामने इस तरह की प्रॉब्लम आई क्योंकि उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, काम आगे होना नहीं था, उत्पादन होना नहीं था, लॉकडाउन लग गया था। तो ये क्या हो गया? ये अकार्यक्रमिक निर्णय हो गया। ठीक है ना? और इस क्या होता है, इससे निर्णयकर्ता की जो क्षमता है उसका भी पता चलता है कि भाई उसके अंदर कितनी क्षमता है। अब क्या बोलते हैं, जो हर्बर्ट साइमन कहते हैं भाई आपको संतोषप्रद विकल्प चुनना चाहिए। ठीक है ना? क्या? संतोषप्रद विकल्प ही चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? साइमन कहता है मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं? बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिसके कारण वो एक संतोषप्रद विकल्प चुनता है, सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुनता है। ठीक है ना? क्या? एक संतोषप्रद। अब दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा वो करूंगा कि भाई आपके पास बहुत सारे विकल्प दे दिए जाएं। ठीक है ना? तो अब जैसे आप 12वीं करने के बाद आप आए, तो आपके पास कई सारे विकल्प थे कि आप ग्रेजुएशन करो, या आप 12वीं के बाद राज्य से संबंधित जो प्राइमरी तक के स्कूल के टीचर्स बनने के लिए आपके पास एक विकल्प था, आप ग्रेजुएशन करके बीएड करके कर सकते थे, और आप क्या है कि आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते थे। तो आप क्या करोगे? आप संतोषप्रद विकल्प चुनोगे जिससे आपको संतोष प्राप्त हो। तो आप कहाँ चले जाओगे? आप कहोगे इतना लंबा दूर पढ़ने की क्या जरूरत है, इसी से ही संतोष कर लेते हैं। ये जो 12वीं के बाद हम एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का एक एग्जाम दे देते हैं, पास कर लेंगे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, हम टीचर बन जाएंगे 5वीं तक के स्कूल का। तो क्या है, इस तरह के विकल्प चुनते हैं। इसे ये अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन संतोषप्रद है। ठीक, इसमें आपको संतोष हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, इसे कहते हैं संतोषप्रद विकल्प। ठीक है ना? संतोषप्रद विकल्प। अच्छा विकल्प तो तब होता कि जब आप क्या बोलते हैं, आप टॉप लेवल तक नॉलेज लेने के लिए टॉप लेवल तक जाते, पीएचडी करते। ठीक है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो विकल्प ही नहीं होता है। ठीक है ना? आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि भाई इतने टाइम तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि शादी हो जाती है उनकी, तो भी इस तरह की दिक्कत आती है। तो ये क्या होता है कि ये वहाँ तक कई बार हमें विकल्प भी नहीं मिल पाते हैं। तो साइमन ये कहता है कि भाई हम संतोषप्रद विकल्प चुनते हैं, अच्छा विकल्प नहीं चुनते हैं। और वो ये भी कहता है कि हमारे पास सारे विकल्प मौजूद ही नहीं होते हैं। क्या होता है? हमारे पास सारे विकल्प मौजूद ही नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है कि भाई पीएचडी कैसे की जाए, तो उनके पास उस विकल्प का अभाव रहता है, या उनके पास पैसे नहीं होते, तो इस वजह से भी उनके पास वो विकल्प नहीं रहता है। ठीक है ना? तो इस वजह से हम, या कई बार हमारे पास विकल्प होता भी है तो भी हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना? कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है, या हमारे पास गाइडेंस का अभाव रहता है, उस वजह से हम सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं। ठीक है ना? हमें कई से लोग कह देते हैं, अरे क्या करोगे इतना पढ़ के, आपको पैसा ही तो कमाना है ना, 5वीं तक के स्कूल में करके टीचर बन जाओ और आप पैसा कमा लो, या आप कहीं क्या बोलते हैं किसी कंपनी में लग जाओ, कारखाने में लग जाओ, XYZ। ठीक है ना? इस तरह से कहते हैं। तो क्या है, हमारे पास जो विकल्प होते हैं हम उसका भी सही से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। लेकिन साइमन ये भी कहते हैं कि अगर संगठन में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ जाए, ठीक है ना, क्या संगठन में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ जाए तो निर्णय भी संतोषप्रद से सर्वश्रेष्ठ निर्णय की ओर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर होता है, इंटरनेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सारी जानकारी रहती है कि भाई क्या है। आपको अगर आपको ये जानना है कि भाई पीएचडी कैसे करें, तो आप कंप्यूटर पे डालोगे, खट 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 दबाओगे, और आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि भाई पीएचडी कैसे करें, एमए कैसे करें, नेट का एग्जाम कैसे दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास सारे विकल्प हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे कि जो वो वाला विकल्प है ना, प्राइमरी स्कूल की टीचर बनने वाला, वो आप त्याग दोगे। आप कहोगे कि भाई मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, जब मेरे अंदर एबिलिटी है प्रोफेसर बनने की तो मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के प्रयोग से क्या होगा, जो आपका निर्णय है संतोषप्रद से सर्वश्रेष्ठ निर्णय की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका असाइनमेंट का निर्णय निर्माण। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना? और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।